हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिकी और चलिए सुनते हैं अमावस की रात का सेकंड एपिसोड। लेकिन अगर आपने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करें। अब चलिए चलते हैं अपनी आगे की कहानी की तरफ। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता राहुल की चीख सुनकर जल्दी से कार से निकलकर बाहर की तरफ भागे, ऐसे जैसे कि राहुल ने कोई भूत देख लिया हो। क्या हुआ राहुल? संग्राम सिंह ने बाहर आते ही पूछा। पापा, वो सकपकाई आवाज में राहुल ने कुछ इशारा किया। क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों बेटा? अर्चना और गीता भी संग्राम सिंह के पीछे ही खड़े थे। राहुल ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना एक हाथ उठाया और कार की हेडलाइट्स की तरफ इशारा किया। संग्राम सिंह और उसकी फैमिली की नज़र राहुल के हाथ की दिशा में बढ़ी। 3 जोड़ी आंखें उस दिशा की ओर ताकने को हुई और अगले ही पल में वो नज़ारा देखकर सभी को जैसे सांप सूंघ गया हो। उनकी आंखों के सामने एक भयानक सीन था। कार की हेडलाइट्स पर ताज़े खून के धब्बे नज़र आ रहे थे। ओ माय गॉड, गीता के मुंह से निकला। अब ये क्या है? एक पल के चुभते सन्नाटे के बाद संग्राम सिंह ने धीमे स्वर में पूछा। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, कोई ना कोई कार से टकराया था, वरना ये दुर्घटना नहीं होती। पापा, अब तो आपको यकीन हो गया ना ये सब देखकर? राहुल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हे भगवान, अर्चना कस के चिल्लाई। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। कुछ तो गलत है। ये खून के दाग कहाँ से आए? किसके हैं ये खून के दाग? अर्चना ने जोर से संग्राम सिंह के बाजुओं को दबाकर कहा। राहुल, पापा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? गीता ने डरे हुए स्वर में कहा। पापा मम्मी ठीक कह रही हैं, कुछ तो गलत हो रहा है। अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है। मगर ये किसी जानवर का खून भी तो हो सकता है पापा। जानवर? अच्छा, तो कहाँ गया वो जानवर कार से टकराने के बाद? राहुल ने गीता से पूछा। अरे, हो सकता है तुमने उसे देखा ही ना हो और वो गाड़ी के नीचे आ गया हो, और जब तक हम उस पेड़ से टकराए तब तक वो उठकर जंगल में भाग गया होगा, और वो भी जख्मी हालत में। संग्राम सिंह भी अब खामोश थे, क्योंकि वो शायद बातों में नहीं सबूतों में यकीन करने वालों में से थे। हो सकता है, पर फिर सड़क पर कहीं खून गिरना चाहिए था। अर्चना चारों तरफ देखती हुई बोली। ये कोई मायाजाल लगता है जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कोई काला जादू हो सकता है। कहते हैं कि अमावस की रात बड़ी जालिम होती है और काली और बुरी आत्माएं लोगों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाती हैं। अर्चना की बातों ने राहुल और गीता को भी यकीन दिलवाना शुरू कर दिया था कि ये सब किसी कारण से उनके साथ घट रहा है। जंगल के बीचों बीच खड़े चारों तरफ के घने और भयानक जंगल का नज़ारा अर्चना की बातों को सच बनाए जा रहा था। पापा मम्मी सही कह रही हैं। मैंने भी आपको कहा था, कार से कोई ना कोई टकराया ज़रूर था, लेकिन मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया, राहुल ने डरते हुए कहा। राहुल की बात पर संग्राम सिंह बोलते हैं। ओ कम ऑन राहुल, कम से कम तुम तो अपनी मम्मी का साथ मत दो इन फिजूल की बातों में। अरे, इसे तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें बनाने का शौक है। 35 सालों का तजुर्बा है मेरा इसके साथ। ये सब बकवास बातें मत करो प्लीज़। इस पर अर्चना कहती है, अगर ऐसी बात है तो आप ये बताइए कि कहाँ है वो जो इस कार से टकराया था? वो आसमान में चला गया या धरती में समा गया? बोलिए, आप चुप क्यों हैं? इस पर संग्राम सिंह थोड़ा चुप्पी साधते हुए कहते हैं, तुम अब चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। सब लोग उस सड़क पर खड़े थे, पर सड़क अब भी खाली थी, क्योंकि सच तो बस यही था कि सिवाय उनके उस जगह पर कोई था ही नहीं। कार की हेडलाइट्स से रोशनी बस उन पर ही आ रही थी। आसमान तो जैसे काली स्याही में नहाया हुआ था। संग्राम सिंह और राहुल उस जगह के आसपास आ गए जहां से कार डिसबैलेंस हो गई थी और उनका एक्सीडेंट हो गया था, और टॉर्च की रोशनी में वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। शायद अब वो उस खून के धब्बों और एक्सीडेंट के कारण को तलाश रहे थे, पर वहाँ ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था या कोई कार से टकराकर जख्मी हो गया था। बल्कि अब तो जंगल से अजीब सी आवाज़ भी आने लगी थी।
पर उन आवाज़ों को साफ सुन पाना मुमकिन नहीं था। अर्चना और गीता भी अब उन आवाज़ों से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पापा, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। राहुल ने जंगल से आती हुई हल्की अजीब आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उस जगह के आसपास ढूंढना शुरू किया। संग्राम सिंह अब भी आसपास देखने में लगे हुए थे। हो सकता है वो कार से टकराने के बाद उछलकर सड़क किनारे इस ढलान से लुढ़क कर नीचे झाड़ियों में चला गया हो। आखिर कार बहुत स्पीड में थी, वो ज़रूर बेहोश हो गया होगा, तभी हमारी इतनी आवाज़ देने पर भी वो सुन नहीं पा रहा है। संग्राम सिंह ने अपना एक और तर्क लगाया और फिर राहुल के हाथ से टॉर्च ली और ढलान की ओर थोड़ी रोशनी करी, लेकिन उस तरफ झाड़ियों के सिवा और कुछ भी नहीं था। इसके बाद गीता कहती है, पापा, अगर वाकई ऐसा है तो हमें उस इंसान को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो वाकई कोई जानवर नहीं हुआ तो। अर्चना ने घबराई और लड़खड़ाई आवाज़ में कहा, तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अर्चना बड़बड़ाने लगी, और कितनी बार कहूँ आप दोनों से, हम यहाँ फंस गए हैं। पहले ही कहा था जल्दी घर निकल जाना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। देखिए, वही सब हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये शैतानों का काम है। भला कार से टकराने के बाद कोई कैसे उठकर कहीं जा सकता है? और अगर वो सच में कोई इंसान था तो कहाँ गया? और इतनी रात गए यहाँ इस जंगल में आखिर कौन है हमारे सिवा? अर्चना सिंह की बातों से संग्राम सिंह आग बबूला हो गए। अर्चना, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। अरे तुम एक फौजी की बीवी हो और ऐसी कायरता भरी हरकत कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चों को साहस देने की बजाय तुम उन्हें डिमोटिवेट कर रही हो। तब तक राहुल कहता है, पापा, आपको ये देखना चाहिए। राहुल ने कार के नीचे इशारा कर कुछ दिखाना चाहा। अब कार के उस तरफ सभी लोग आ झुके थे। उधर खून के निशान टायरों तक जा रहे थे। फिर सड़क के दाहिनी तरफ थोड़ी दूर से मिट्टी पर घिसटने के निशान भी थे। पापा, इसका मतलब आपने ठीक अनुमान लगाया था। जो कोई भी हमारी कार से टकराया था वो ज़रूर सड़क से उछलकर किनारे गिर गया होगा। वैसे भी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा होना स्वाभाविक है। पापा, हमें देखना होगा, मदद करनी होगी इस इंसान की। इस पर अर्चना कहती है, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि राहुल, तुम और तुम्हारे पापा जो कह रहे हो वो ही सच हो और मैं गलत हूँ। अगर ऐसा ही हुआ बेटा तो हम ज़रूर यहाँ से निकल कर घर पहुँच जाएंगे। गीता ने इसी बात पर अर्चना का हाथ पकड़ा और उन्हें हिम्मत दिलाने लगी। हेलो, अरे कोई हमें सुन रहा है क्या? कोई है वहाँ? अरे कोई है? संग्राम सिंह ने ज़ोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया था। सड़क के दोनों तरफ बने घने जंगलों की तरफ राहुल और संग्राम सिंह आवाज़ देने लगे। जंगल में उनकी आवाज़ गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था कि जंगल अपनी ओर बुला रहा था और उन्हें आवाज़ें दे रहा था। पापा, मुझे लगता है वो हमें सुन नहीं पा रहा है। वैसे भी सड़क किनारे की ये ढलान उन झाड़ियों में ख़त्म होती है और हो सकता है वो घायल हो और बेहोशी की हालत में हो। मुझे जाकर देखना होगा, राहुल ने कहा। पापा, मुझे वो टॉर्च दीजिए। आप लोग यहाँ कार के पास रुकिए, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। राहुल और संग्राम सिंह का अनुमान कितना सही था ये बता पाना मुश्किल था, पर उन्हें जो लग रहा था वो उस पर अमल करने में लगे थे। अर्चना ये बात जानती थी कि बाप बेटे मानने वाले नहीं हैं। इतने अंधेरे में अकेले वहाँ मत जाओ बेटा, मुझे डर लग रहा है। अपने पापा को भी साथ ले जाओ। अर्चना ने अपनी उसी घबराई आवाज़ में कहा। मम्मी, आप चिंता मत करो, अगर वहाँ कोई हुआ तो पापा को आवाज़ लगा दूंगा और वो आ जाएंगे मेरी मदद के लिए। अभी सबसे पहले उस इंसान की मदद करना ज़रूरी है। हमें अब तक पता नहीं है कि वो कोई जंगली जानवर ही था या कोई इंसान। खून के धब्बों को देखने के बाद दोनों ही सूरतों में मैं उस ज़ख्मी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। राहुल ने अर्चना को समझाया और फिर संग्राम सिंह से कहा, पापा, आप तब तक यहाँ मदद देखिए, कोई भी गाड़ी आए उसे हाथ दीजिएगा। गीता, तुम मम्मी को संभालो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 2 मिनट में आया। राहुल सड़क किनारे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। अगर वो संग्राम सिंह जैसे फौजी का बेटा न होता तो शायद ही कोई इंसान उस काले घने जंगलों में अपने कदम भी बढ़ा पाता, क्योंकि वो जंगल कोई मामूली सा जंगल अब तक नहीं लग रहा था। शायद इस अमावस की रात ने इसे ऐसा भयानक बना दिया था जिसे देखकर ही दिल कांप उठे और डरने लगे।
आगे की कहानी पार्ट 3 में आएगी। तब तक के लिए कहानी अगर अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।